पैसा हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है, फिर भी अधिकांश लोग इसे नियंत्रित करना नहीं सीखते। वे कड़ी मेहनत करते हैं, जितना कमा सकते हैं कमाते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य अपने आप संभल जाएगा। लेकिन उम्मीद कोई रणनीति नहीं है। इस पुस्तक में लेखक वित्त की दुनिया को सरल, स्पष्ट और बेहद सशक्त तरीके से समझाते हैं। वे बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल विशेषज्ञों या धनी लोगों के लिए ही नहीं है, यह उन सभी के लिए उपलब्ध है जो कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझते हैं। यह यात्रा केवल आय बढ़ाने या निवेश करने से कहीं अधिक है। यह नियंत्रण प्राप्त करने, भय को कम करने और एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जहां पैसा तनाव का स्रोत बनने के बजाय स्वतंत्रता का साधन बन जाए। आगे के अध्याय आपको भ्रम से स्पष्टता की ओर, अनिश्चितता से आत्मविश्वास की ओर और अंततः एक ऐसे वित्तीय जीवन की ओर मार्गदर्शन करेंगे जो सीमाओं से नहीं बल्कि संभावनाओं से परिभाषित हो। अध्याय 1, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर यात्रा। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब पैसा एक दूर की अवधारणा नहीं रह जाता, बल्कि एक अपरिहार्य शक्ति बन जाता है जो उनके विकल्पों, उनके भय और उनकी संभावनाओं को आकार देती है। यह अध्याय उसी क्षण से शुरू होता है। यह लेखक के इस विश्वास को दर्शाता है कि अधिकांश लोग एक ऐसी वित्तीय प्रणाली में फंसे रहते हैं जिसे वे कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाते। ऐसे नियमों पर चलते हैं जिन्हें उन्होंने कभी सीखा नहीं और ऐसी चिंताओं को ढोते हैं जिन्हें उन्होंने कभी चुना नहीं। लेखक के अनुसार पैसे पर महारत हासिल करने का उद्देश्य लालच, संचय या अधिक पाने की अंतहीन दौड़ नहीं है। यह मुक्ति है। यह भय के बजाय स्थिरता के स्थान से निर्णय लेने की क्षमता है। यह जीवन पर केवल प्रतिक्रिया करने के बजाय उसे अपने तरीके से गढ़ने की स्वतंत्रता है। लेखक इस यात्रा की शुरुआत इस विचार से करते हैं कि पैसा एक ऐसा खेल है जिसे हर कोई खेलता है, लेकिन लगभग किसी को भी सिखाया नहीं जाता। अधिकांश लोग इस खेल में दर्शक मात्र हैं, जबकि वास्तव में उन्हें मैदान में उतरना चाहिए। लेखक के अनुसार वित्तीय दुनिया उतनी जटिल नहीं है जितना लोग मानते हैं, बल्कि इसे जानबूझकर जटिलता में लपेटा गया है ताकि आम लोग अपना नियंत्रण छोड़ दें और अपनी शक्ति उन संस्थानों, सलाहकारों और प्रणालियों को सौंप दें जो उनकी अज्ञानता का लाभ उठाने के लिए बनाई गई हैं। वह बताते हैं कि कैसे समाज ने लोगों को यह मानने के लिए तैयार कर दिया है कि निवेश करना, बचत करना, योजना बनाना और धन अर्जित करना केवल विशेषज्ञों के लिए ही संभव है। लेकिन लेखक का सुझाव है कि यह धारणा वित्तीय सफलता में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। असली समस्या बुद्धि की कमी नहीं है, बल्कि सुलभ मार्गदर्शन की कमी है। वित्तीय जगत में लोग अक्सर ऐसी भाषा में बात नहीं करते जिसे वे समझ सकें। यह पुस्तक और इसके द्वारा शुरू की गई यात्रा इसी अंतर को पाटने का प्रयास करती है। जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ता है, लेखक समझाते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता स्पष्टता से शुरू होती है। यह इस एहसास से शुरू होती है कि पैसा केवल कमाया नहीं जाता, बल्कि उसे बढ़ाया जाता है। यह उन आदतों, निर्णयों और प्रणालियों से आकार लेता है जो या तो आपके लिए काम करती हैं या आपके विरुद्ध। लेखक के अनुसार हर कोई पैसे के खेल में शामिल होता है, लेकिन केवल कुछ ही लोग उन नियमों को सीख पाते हैं जो महारत हासिल करने की ओर ले जाते हैं। वह इस बात पर विचार करते हैं कि लोग अक्सर अनिश्चित चीजों पर भरोसा कर लेते हैं। ऐसी नौकरियां जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसे बाजार जिनका वे अध्ययन नहीं करते,
और ऐसी संस्थाओं के वादे जिनका शायद उनके हित में कोई इरादा न हो। लेखक का सुझाव है कि वास्तविक वित्तीय सुरक्षा अंधविश्वास से नहीं मिल सकती। यह ज्ञान से ही प्राप्त होती है, ऐसा ज्ञान जो सरल, व्यवस्थित और इतना व्यावहारिक हो कि कोई भी उसे लागू कर सके। यह प्रस्तावना लेखक के मुख्य आमंत्रण के साथ समाप्त होती है, भय, भ्रम और वित्तीय निष्क्रियता से बाहर निकलें और एक ऐसी मानसिकता अपनाएं जहां पैसा बोझ नहीं बल्कि एक साधन बन जाए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को सही समय, असाधारण बुद्धिमत्ता या उच्च आय की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल समझ की आवश्यकता है। उन्हें एक प्रणाली की आवश्यकता है। उन्हें उस खेल पर नियंत्रण रखने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जिसे वे जीवन भर अनजाने में खेलते रहे हैं। यह यात्रा यहीं से शुरू होती है, इस बात को स्वीकार करते हुए कि धन पर महारत हासिल करना अंतः विकल्पों पर महारत हासिल करने, व्यवहार पर महारत हासिल करने और उन अदृश्य शक्तियों पर महारत हासिल करने से जुड़ा है जो किसी व्यक्ति के भविष्य की दिशा तय करती हैं। इस पहले अध्याय में नींव रखी जाती है। कोई भी व्यक्ति चाहे जहां से शुरुआत करे, वित्तीय स्वतंत्रता संभव है और इसकी ओर बढ़ने का मार्ग दुनिया द्वारा दिखाए गए अनुमान से कहीं अधिक सरल है। अध्याय 2 अपने वित्तीय भाग्य के स्वामी बनना। दूसरा अध्याय एक कठिन सच्चाई का सामना करते हुए शुरू होता है। अधिकांश लोग बिना किसी इरादे के अपने आर्थिक जीवन में भटकते रहते हैं। वे अपनी क्षमता के अनुसार कमाते हैं, आवश्यक खर्च करते हैं, जो बचता है उसे बचाते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य अपने आप संभल जाएगा। लेखक के अनुसार पैसे के साथ यह निष्क्रिय संबंध वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। लेखक बताते हैं कि वित्तीय सफलता भाग्य या असाधारण परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। यह सचेत नियंत्रण, सोची समझी कार्रवाई और अपने जीवन की दिशा तय करने की जिम्मेदारी लेने के साहस का परिणाम है। वे एक सशक्त विचार प्रस्तुत करते हैं, हर वित्तीय निर्णय, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपके व्यक्तित्व के विकास का संकेत देता है। लेखक का मानना है कि धन का संबंध पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति स्वयं से कहता है कि वह धन प्रबंधन में अच्छा नहीं है, तो वह अपने लिए एक मानसिक बंधन बना लेता है। जब वह यह मानता है कि धन केवल दूसरों के लिए है, तो वह अपनी क्षमता के चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता है। लेकिन जिस क्षण कोई व्यक्ति अपने धन की सच्ची और दृढ़ जिम्मेदारी लेने का निश्चय करता है, सब कुछ बदल जाता है। लेखक के विचार में जिम्मेदारी बोझ नहीं है, बल्कि एक द्वार है। यह किसी के वित्तीय इतिहास को फिर से लिखने की संभावना खोलती है। लेकिन जिम्मेदारी के लिए ईमानदारी जरूरी है। इसके लिए खर्च करने की आदतों, कर्जों, डर और आदतों को बिना किसी बहाने या इनकार के देखने की इच्छा शक्ति चाहिए। ज्यादातर लोग इससे बचते हैं क्योंकि पैसा भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह सुरक्षा, शक्ति, असफलता, प्रतिष्ठा और डर का प्रतीक है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक इन भावनात्मक परतों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक सच्ची वित्तीय स्पष्टता नहीं आ सकती। इसके बाद वे बताते हैं कि लोग अक्सर छोटे छोटे फैसलों की ताकत को कम आंकते हैं। लगातार थोड़ी थोड़ी बचत करने से मन को शांति मिलती है। एक छोटी सी आदत को छोड़ने से लंबे समय के नुकसान से बचा जा सकता है। रणनीति में एक छोटा सा बदलाव, जिसे सालों तक लागू किया जाए, किसी व्यक्ति के आर्थिक जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है।
लेखक के अनुसार सफलता की शुरुआत बड़े बदलावों से नहीं बल्कि जागरूकता से होती है। इस बात की जागरूकता कि पैसा कहाँ जाता है, क्यों जाता है और समय के साथ हर फैसला किस तरह असर डालता है। लेखक वित्तीय इरादे के बिना जीवन की तुलना बिना नक्शे के विशाल महासागर में यात्रा करने से करते हैं। आप संयोगवश सुंदर स्थानों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अक्सर आप ऐसी धाराओं में बह जाएंगे जो आपके हित में नहीं होंगी। वे समझाते हैं कि पैसा अपने आप में एक धारा है। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह आपको नियंत्रित करेगा, और यह जरूरी नहीं कि यह आपको वहीं ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं। इस अध्याय में वे एक और परिवर्तनकारी सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं, अनुकरण का महत्व। लोग अक्सर बिना किसी उदाहरण, बिना किसी मार्गदर्शक और केवल अस्पष्ट इच्छाओं के बिना धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं। लेखक का सुझाव है कि वित्तीय निपुणता प्राप्त करने का एक सबसे तेज मार्ग उन लोगों का अध्ययन करना है जिन्होंने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। उनकी परिस्थितियों की नकल करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता, उनकी रणनीतियों और उनकी सफलता को आकार देने वाले सिद्धांतों को समझने के लिए। लेखक के अनुसार वित्तीय निपुणता सार्वभौमिक नियमों पर आधारित है, और इन नियमों को कोई भी व्यक्ति सीख सकता है जो उनका अवलोकन और पालन करने को तैयार हो। इसके बाद वे तात्कालिक सुख और दीर्घकालिक संतुष्टि के बीच के टकराव का वर्णन करते हैं। लेखक इस बात पर विचार करते हैं कि आधुनिक जीवन किस प्रकार आवेगपूर्ण उपभोग, भावनात्मक व्यय और प्रगति के नाम पर सुख की निरंतर खोज को बढ़ावा देता है। लेकिन वित्तीय निपुणता के लिए मूल्य की समझ आवश्यक है। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्षणिक संतुष्टि के स्थान पर दीर्घकालिक स्थिरता को चुनने के अनुशासन की आवश्यकता होती है। लेखक बताते हैं कि जो लोग धन पर महारत हासिल करते हैं वे अभाव या त्याग से प्रेरित नहीं होते, वे स्पष्टता से प्रेरित होते हैं। वे जानते हैं कि उनका भविष्य कैसा होना चाहिए और वे अपने विकल्पों को उसी दृष्टि के अनुरूप व्यवस्थित करते हैं। अध्याय में यह याद दिलाया गया है कि धन का अर्थ केवल संपत्ति जमा करना नहीं है। धन का अर्थ है इच्छानुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता। यह इच्छा के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता है, न कि आवश्यकता के आधार पर। यह वह सुरक्षा है जो व्यक्ति को वित्तीय अस्थिरता के भय से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सक्षम बनाती है। लेखक के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता को किसी संख्या से परिभाषित नहीं किया जाता, इसे एक भावना से परिभाषित किया जाता है, आत्मविश्वास, नियंत्रण और यह शांत आश्वासन कि अब आप उन शक्तियों के वश में नहीं हैं जो आपकी समझ से परे हैं। लेखक इस अध्याय का समापन एक ऐसे कथन से करते हैं जो पाठक के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ का काम करता है। वे समझाते हैं कि सफलता की शुरुआत एक मूलभूत विश्वास से होती है। मैं अपने वित्तीय भविष्य के लिए जिम्मेदार हूँ। इस विश्वास को बार बार दोहराने और अपनाने से व्यक्ति का धन के साथ संबंध पूरी तरह बदल जाता है। यह असहायता को शक्ति और भ्रम को स्पष्टता में बदल देता है। और एक बार जब जिम्मेदारी आधार बन जाती है तो आगे का रास्ता चाहे कितना भी जटिल क्यों न हो, सुगम हो जाता है। यह अध्याय निष्क्रिय अस्तित्व से सक्रिय स्वामित्व की ओर संक्रमण का प्रतीक है। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत का संकेत देता है जहां पैसा अब भय या निराशा का स्रोत नहीं बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा को बदल सकता है।
अध्याय 3 जटिलता का भ्रम और धन की सरलता। यह अध्याय वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में लोगों के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक की पड़ताल से शुरू होता है। यह धारणा कि धन की दुनिया इतनी जटिल है कि इसे समझना असंभव है। लेखक बताते हैं कि इस धारणा को वित्तीय संस्थानों, सलाहकारों और उन प्रणालियों द्वारा जानबूझकर बढ़ावा दिया गया है जिन्हें आम लोगों के भ्रमित रहने से लाभ होता है। जटिलता एक ऐसी बाधा बन जाती है जो व्यक्तियों को आश्रित, निष्क्रिय और अनिश्चित बनाए रखती है। लेखक के अनुसार सच्चाई कहीं अधिक सरल है। धन कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है और एक बार इन सिद्धांतों को समझ लेने पर भ्रम दूर होने लगता है। लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि वित्तीय भाषा किस प्रकार एक प्रकार के बौद्धिक कवच में तब्दील हो गई है। परिसंपत्ति आवंटन, सूचकांक निधि, पूंजीगत लाभ और बाजार अस्थिरता जैसे शब्द अपरिचित व्यक्ति को भयभीत कर सकते हैं, लेकिन इन शब्दों के पीछे की अवधारणाएं अपने आप में जटिल नहीं हैं। समस्या यह है कि लोगों को यह सिखाया गया है कि वे जिस चीज को नहीं समझते उससे डरें, न कि जिज्ञासा से उसका सामना करें। लेखक के विचार में वित्तीय साक्षरता के लिए प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए इच्छा शक्ति, धैर्य और प्रश्न पूछने का साहस चाहिए। वे बताते हैं कि कैसे जटिलता के भ्रम को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कई सलाहकार खुद को वित्तीय जगत के अपरिहार्य व्याख्याकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे ग्राहकों की घबराहट का फायदा उठाते हैं, यह मानते हुए कि एकमात्र सुरक्षित विकल्प नियंत्रण सौंप देना है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सशक्तिकरण इस तरह से प्राप्त नहीं होता। सच्ची महारत डर के मारे जिम्मेदारी छोड़ने के बजाय नियमों को अच्छी तरह से समझने और आत्मविश्वास के साथ भाग लेने से आती है। लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में धन निर्माण के मूल सिद्धांतों को सीखने की क्षमता होती है। एकमात्र बाधा यह गलत धारणा है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ता है, लेखक एक क्रांतिकारी विचार को स्पष्ट करते हैं। धनवान बनने का मार्ग सरल है, लेकिन सरलता के लिए अनुशासन आवश्यक है। कुलीन संस्थानों में छिपा कोई गुप्त सूत्र नहीं है। अमीरों के लिए आरक्षित कोई विशेष रणनीति नहीं है। मूलभूत सिद्धांत लगातार बचत करना, बुद्धिमानी से निवेश करना, शुल्क कम करना, पूंजी की रक्षा करना और समय को अपना काम करने देना पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। फिर भी अधिकांश लोग अपना जीवन शॉर्टकट खोजने में व्यतीत करते हैं, क्योंकि सरल सत्य शायद ही कभी रोमांचक लगते हैं। लेखक वित्तीय दक्षता हासिल करने की कोशिश की तुलना शारीरिक फिटनेस से करते हैं। स्वस्थ रहने के नियम सरल हैं। अच्छा खाएं, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त आराम करें। फिर भी लाखों लोग अतिवादी आहार विधियों, चमत्कारी गोलियों और अवास्तविक वादों के पीछे भागते हैं, क्योंकि बुनियादी बातें उन्हें बहुत साधारण लगती हैं। ठीक इसी तरह लोग आकर्षक योजनाओं, तेजी से धन कमाने की रणनीतियों और बड़े निवेशों की तलाश करते हैं, यह मानते हुए कि असाधारण परिणाम असाधारण कार्यों से ही प्राप्त होते हैं। लेखक के अनुसार यह मानसिकता लोगों को अनावश्यक जोखिम, निराशा और वित्तीय अस्थिरता के चक्र में फंसा देती है। यह अध्याय इस बात को विस्तार से समझाता है कि वित्तीय उद्योग अक्सर भावनात्मक निर्णय लेने का फायदा कैसे उठाता है। जब बाजार बढ़ते हैं तो लोग लालच से प्रेरित हो जाते हैं। जब बाजार गिरते हैं तो वे डर से प्रेरित हो जाते हैं। ये भावनात्मक उतार चढ़ाव व्यक्तियों को अप्रत्याशित और असुरक्षित बना देते हैं।
लेकिन लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि धन का निर्माण भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से नहीं, बल्कि शांत और निरंतर प्रयासों से होता है। वित्तीय जगत में धैर्य को तीव्रता से कहीं अधिक महत्व दिया जाता है। लेखक का सुझाव है कि जब कोई व्यक्ति आवेगी व्यवहार को नियंत्रित करना सीख जाता है, तो वह धन निर्माण की यात्रा में उपलब्ध सबसे शक्तिशाली लाभों में से एक को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वे यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि वित्तीय सफलता भविष्य की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि उसके लिए तैयारी करने में निहित है। अधिकांश लोग बाजार के रुझानों का अनुमान लगाने, उन्हें समझने या निश्चितता प्रदान करने वाले पैटर्न खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि इन प्रयासों में विशेषज्ञ भी असफल हो जाते हैं। सच्ची सुरक्षा अनिश्चितताओं का सामना करने में सक्षम प्रणाली के निर्माण से आती है। यह एक ऐसी संरचना बनाने से आती है जहां दीर्घकालिक दिशा दैनिक उतार चढ़ाव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। यही सरलता है, यह जानना कि क्या कारगर है और उसे समय के साथ निरंतर लागू करना। यह अध्याय एक और महत्वपूर्ण अवधारणा पर प्रकाश डालता है, चक्रवृद्धि की शक्ति। लेखक बताते हैं कि लगभग हर बड़ी धन संपत्ति की कहानी के पीछे चक्रवृद्धि ही वह शांत शक्ति है। यह पहले धीरे धीरे बढ़ती है, फिर तेजी से, और फिर इतनी तेजी से कि परिणाम लगभग जादुई लगने लगते हैं। वास्तव में चक्रवृद्धि सरल है, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है। लेखक के अनुसार अधिकांश लोग चक्रवृद्धि के पूर्ण प्रभाव का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वे संदेह, अधीरता या आवेगपूर्ण निर्णयों के कारण इस प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। जो लोग चक्रवृद्धि की सरलता का सम्मान करते हैं, वे अक्सर जटिल रणनीतियों का पीछा करने वालों की तुलना में कहीं अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। अध्याय के समापन की ओर बढ़ते हुए लेखक पाठक को याद दिलाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता स्पष्टता से शुरू होती है। जटिलता दूर हो जाने पर यह सरल सत्य सामने आता है कि धन का निर्माण कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो भावनाओं के बजाय सिद्धांतों, आवेगों के बजाय प्रणालियों और अराजकता के बजाय निरंतरता का पालन करने को तैयार हो। वह इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय जगत उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो सब कुछ जानते हैं। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो समझदारी से और स्थिर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त ज्ञान रखते हैं। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण तथ्य को स्थापित करता है। वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग सुलभ है। दुनिया इसे भ्रम की परतों के नीचे छिपा सकती है, लेकिन एक बार भ्रम दूर हो जाए तो धन की सरलता स्पष्ट हो जाती है। और जब इस सरलता को अनुशासन के साथ अपनाया जाता है, तो यह किसी व्यक्ति के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली वित्तीय साधनों में से एक बन जाती है। अध्याय 4 छोटे वित्तीय निर्णयों की शक्ति। यह अध्याय दीर्घकालिक धन के मूल सिद्धांतों में से एक का विश्लेषण करता है। यह विचार की नाटकीय या अनियमित कार्यों की तुलना में छोटे, निरंतर निर्णय वित्तीय भाग्य को कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर धनवान बनने से पहले बड़े अवसरों, वेतन में भारी वृद्धि या असाधारण परिस्थितियों की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन यह मानसिकता इस सच्चाई को नजरअंदाज करती है कि शांत, बार बार किए जाने वाले व्यवहार जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। लेखक यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्येक वित्तीय आदत एक बीज के समान है। कुछ बीज स्थिरता, अवसर और सुरक्षा में परिवर्तित होते हैं, वहीं कुछ बीज तनाव, निर्भरता और सीमाओं में परिणत होते हैं। लेखक के अनुसार धन का सृजन शायद ही कभी अचानक परिवर्तन से होता है। यह समय के साथ धीरे धीरे होने वाले सूक्ष्म समायोजनों के माध्यम से होता है।
ये समायोजन तात्कालिक रूप से महत्वहीन प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव निरंतर प्रयोग के महीनों और वर्षों के बाद ही दिखाई देता है। वे बताते हैं कि कैसे अधिकांश व्यक्ति अपने दैनिक वित्तीय निर्णयों के महत्व को कम आंकते हैं। वर्षों तक बार बार की जाने वाली एक छोटी सी अनावश्यक खरीदारी संभावित संपत्ति पर बोझ बन जाती है। वहीं वर्षों तक नियमित रूप से किया गया एक छोटा निवेश वित्तीय स्वतंत्रता की नींव बन जाता है। लेखक का सुझाव है कि धनवान बनने वालों और संघर्ष करने वालों के बीच का अंतर बुद्धि या भाग्य नहीं है, यह निरंतरता है। यह छोटे छोटे कदम उठाने की इच्छा शक्ति है, भले ही उनका लाभ तुरंत दिखाई न दे। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि भावनाएं दैनिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं। कई लोग असुविधा, ऊब या तनाव से निपटने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। लेखक बताते हैं कि भावनात्मक खर्च करना उन सबसे आम तरीकों में से एक है जिनसे छोटे छोटे निर्णय मिलकर बड़ी वित्तीय समस्याएं पैदा कर देते हैं। जब पैसा इरादे के बजाय आवेग से जुड़ जाता है, तो दीर्घकालिक स्थिरता बनाना मुश्किल हो जाता है। लेखक के अनुसार महारत तब शुरू होती है जब व्यक्ति भावनाओं को कार्यों से अलग करना सीखता है, जिससे उसे क्षणिक भावनाओं के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप निर्णय लेने का अवसर मिलता है। लेखक एक सशक्त तुलना प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर नियमित व्यायाम और सचेत खानपान जैसी छोटी छोटी आदतों से बनता है, उसी प्रकार एक स्वस्थ आर्थिक जीवन नियमित बचत, जिम्मेदारी से खर्च करने और सोच समझकर निवेश करने जैसी छोटी छोटी क्रियाओं को दोहराने से बनता है। शुरुआत में परिणाम उतने प्रभावशाली नहीं दिखते, लेकिन समय के साथ इन आदतों को जारी रखने पर वे निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि लोग अक्सर अपने आर्थिक लक्ष्यों को छोड़ देते हैं क्योंकि प्रगति बहुत धीमी लगती है। लेकिन लेखक समझाते हैं कि धन का विकास भी उसी प्रकार होता है जैसे सुबह होती है, धीरे धीरे फिर अचानक। इसके बाद वे सूक्ष्म निर्णयों की अवधारणा समझाते हैं। ये वे विकल्प हैं जो देखने में मामूली लगते हैं, क्रेडिट के बजाय नकद का उपयोग करना, छोटे मोटे खर्चों पर नजर रखना, बजट के अनुकूल विकल्प चुनना या थोड़ी सी राशि बचत खाते में जमा करना। लेखक का सुझाव है कि सूक्ष्म निर्णय एक मनोवैज्ञानिक वृत्तांत बनाते हैं। प्रत्येक निर्णय इस विश्वास को पुष्ट करता है कि व्यक्ति में नियंत्रण, अनुशासन और विकास की क्षमता है। पैसे के बारे में व्यक्ति खुद को जो कहानी सुनाता है, वह इन व्यवहारों के माध्यम से मजबूत होती जाती है और अंततः एक आर्थिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान को आकार देती है। अध्याय आगे बढ़ने पर लेखक सुविधा और उद्देश्य के बीच तनाव पर चर्चा करते हैं। आधुनिक जीवन गति और सहजता के लिए बनाया गया है। स्वचालित भुगतान, तुरंत खरीदारी, त्वरित ऋण और सहज सदस्यता। सुविधा के लाभ तो हैं, लेकिन यह बाधाओं को भी दूर करती है, जिससे बिना सोचे समझे खर्च करना आसान हो जाता है। लेखक बताते हैं कि रणनीतिक रूप से उपयोग किए जाने पर ये बाधाएं वित्तीय दक्षता का साधन बन जाती हैं। खरीदारी में देरी करना या भुगतान से पहले खर्च की समीक्षा करना जैसी छोटी छोटी बाधाएं आवेगपूर्ण व्यवहार को बाधित करने और सचेत निर्णय लेने को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। लेखक एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डालते हैं। छोटे छोटे निर्णय महत्वहीन लगते हैं क्योंकि उनके परिणाम तात्कालिक रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन परिणाम हमेशा मौजूद होते हैं। वित्तीय आदतें किसी व्यक्ति के भविष्य को परिणाम दिखने से बहुत पहले ही आकार देती हैं।
लेखक के विचार में अनुशासन साक्ष्य प्रकट होने से पहले ही कार्य करने की क्षमता है। यह छोटे निरंतर प्रयासों के दीर्घकालिक प्रभावों में विश्वास करने की तत्परता है। अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए वे पत्थरों को काटकर बहती एक धीमी नदी का उदाहरण देते हैं। पानी शक्तिशाली प्रतीत नहीं होता, उसकी हर हलचल सूक्ष्म, कोमल और लगभग अदृश्य होती है, लेकिन समय के साथ वह पूरे परिदृश्य को नया रूप दे देती है। लेखक के अनुसार छोटे छोटे वित्तीय निर्णयों में भी यही गुण होता है। वे किसी व्यक्ति के भविष्य के परिदृश्य को धीरे धीरे और चुपचाप आकार देते हैं, जब तक कि एक दिन यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अध्याय के अंत में लेखक इस विचार को पुष्ट करते हैं कि छोटे छोटे निर्णय ही वित्तीय आत्मनिर्भरता की नींव हैं। ये निर्णय आय और पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ हैं। इनके लिए किसी विशेष ज्ञान या असाधारण संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल जागरूकता, इरादा और धैर्य की आवश्यकता होती है। और जब ये गुण निरंतर प्रयास के साथ जुड़ जाते हैं तो ये एक शक्तिशाली इंजन का निर्माण करते हैं जो व्यक्ति को दीर्घकालिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि धन किसी उत्तम क्षण की प्रतीक्षा करने से नहीं बनता। यह उन कार्यों को बार बार चुनने से बनता है जो आपको आपके मनचाहे जीवन के करीब ले जाते हैं। लेखक का संदेश स्पष्ट है, छोटे छोटे निर्णय मायने रखते हैं। वे हमेशा से मायने रखते आए हैं और हमेशा रखेंगे। अध्याय 5 वित्तीय सुरक्षा की रूपरेखा। आर्थिक सुरक्षा किसी व्यक्ति के धन संचय करने से बहुत पहले शुरू होती है। यह मन में, विकल्पों की संरचना में और धन से संबंधित उन प्रणालियों में निहित होती है जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आर्थिक सुरक्षा जोखिम की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि रणनीति की उपस्थिति है। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि पर्याप्त बचत हो जाने पर, एक निश्चित आय स्तर तक पहुंच जाने पर या ऋण से मुक्ति मिल जाने पर वे अंततः सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सुरक्षा कोई संख्या नहीं है, बल्कि एक ढांचा है। वे बताते हैं कि कैसे अधिकांश लोग आय को स्थिरता से जोड़कर देखते हैं। उच्च वेतन से शक्ति का भ्रम तो पैदा हो सकता है, लेकिन बिना संरचना, बिना उद्देश्य और बिना सुरक्षा के बड़ी आय भी अचानक दबाव में ढह सकती है। लेखक समझाते हैं कि वित्तीय सुरक्षा के लिए पूर्वानुमान, लचीलापन और उद्देश्य पर आधारित नींव आवश्यक है। यह इस बारे में नहीं है कि कोई कितना कमाता है, यह इस बारे में है कि वे अपनी संपत्ति का प्रबंधन, सुरक्षा और संवर्धन कितनी अच्छी तरह करते हैं। लेखक के अनुसार वित्तीय सुरक्षा का पहला स्तंभ स्पष्टता है। व्यक्ति को यह ठीक ठीक पता होना चाहिए कि उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उसकी दीर्घकालिक जरूरतें क्या होंगी। अधिकांश लोग इस स्तर की स्पष्टता से बचते हैं क्योंकि यह उन्हें असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है, जैसे कि कर्ज, फिजूल खर्ची की आदतें या अस्थिर जीवन शैली। लेकिन लेखक का सुझाव है कि स्पष्टता सशक्तिकरण का एक साधन है। जब आप अपनी वित्तीय वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो आप उसे नया रूप देने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा स्तंभ है निरंतरता। वित्तीय सुरक्षा नियमित कार्यों से बनती है। हर आय का एक हिस्सा बचाना, नियमित रूप से निवेश करना, अनावश्यक खर्चों में कटौती करना और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना।
लेखक बताते हैं कि निरंतरता तीव्रता से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। छोटे छोटे योगदान भी यदि लगातार किए जाएं, तो नियंत्रण की भावना पैदा करने लगते हैं। समय के साथ ये आदतें एक वित्तीय सुरक्षा कवच बनाती हैं जो अप्रत्याशित स्थितियों से बचाती हैं। तीसरा स्तंभ है विविधीकरण। लेखक बताते हैं कि आय के एक ही स्रोत या एक ही प्रकार के निवेश पर निर्भर रहने से व्यक्ति असुरक्षित हो जाता है। बाजार बदलते रहते हैं, उद्योग बदलते हैं, नौकरियां खत्म हो जाती हैं। विविधीकरण जोखिम को कम करता है, जिससे मुश्किल समय में एक क्षेत्र दूसरे को सहारा दे सकता है। लेखक के अनुसार आय के विविध स्रोत एक प्रकार की वित्तीय राहत प्रदान करते हैं, जिससे अप्रत्याशित घटनाओं के अनुकूल होना आसान हो जाता है। यह अध्याय इस विचार को और पुष्ट करता है कि सुरक्षा के लिए संरक्षण भी आवश्यक है। अत्यधिक शुल्क, अनावश्यक कर, गलत वित्तीय सलाह और भावनात्मक निर्णय लेने से बचा। लेखक बताते हैं कि कैसे कई लोग अनजाने में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं, न केवल इसलिए कि वे खराब निवेश करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे अपने पैसे को टाले जा सकने वाले नुकसान से बचाने में विफल रहते हैं। वित्तीय साक्षरता एक कवच की तरह काम करती है, जो व्यक्ति को सचेत होकर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। इसके बाद वे वित्तीय प्रणालियों की भूमिका पर चर्चा करते हैं। किसी व्यक्ति की सफलता केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करती। प्रणालियां अनुशासन को स्वचालित बनाती हैं। प्रणालियां भावनात्मक पूर्वाग्रह को दूर करती हैं। प्रणालियां प्रेरणा में उतार चढ़ाव होने पर भी प्रगति सुनिश्चित करती हैं। लेखक के अनुसार सच्ची वित्तीय सुरक्षा की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है स्वचालित मार्ग बनाना, जहां आय निरंतर ध्यान दिए बिना बचत और निवेश में प्रवाहित होती रहे। अध्याय आगे बढ़ने पर लेखक समझाते हैं कि वित्तीय सुरक्षा का संबंध गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू से भी है। स्थिरता का एहसास केवल बाहरी आंकड़ों से ही नहीं आता, यह आंतरिक निश्चितता से आता है। यह इस ज्ञान से आता है कि आपने एक ऐसी संरचना बनाई है जो आपकी रक्षा करने में सक्षम है। यह इस आश्वासन से आता है कि आपका भविष्य आपके निर्णयों द्वारा निर्धारित होता है, न कि अप्रत्याशित परिस्थितियों द्वारा। लेखक का सुझाव है कि यह मनोवैज्ञानिक आधार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वास्तव में धन का संचय। वे इस विचार को समझाने के लिए एक उपमा देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक घर रेत पर बना है, चाहे वह कितना भी सुंदर ढंग से बनाया गया हो, चाहे उसमें कितनी भी महंगी सामग्री का इस्तेमाल हुआ हो, वह तूफानों का सामना नहीं कर सकता। लेकिन चट्टान पर बना एक साधारण घर कहीं अधिक कठिनाइयों को सहन कर सकता है। आर्थिक सुरक्षा ही वह चट्टानी नींव है। यह एक अनिश्चित दुनिया को सुगम और सुगम बना देती है। एक ऐसी दुनिया जहां चुनौतियां किसी व्यक्ति की प्रगति को बाधित नहीं करती। अध्याय का समापन एक मूलभूत सत्य को पुष्ट करते हुए होता है। वित्तीय सुरक्षा उन सभी के लिए उपलब्ध है जो सही ढांचा बनाने को तैयार हैं। यह केवल धनी, शिक्षित या भाग्यशाली लोगों के लिए ही नहीं है। यह स्पष्टता, निरंतरता, विविधीकरण, सुरक्षा और व्यवस्थित प्रणालियों के माध्यम से निर्मित होती है। ये सिद्धांत जब संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो एक ऐसा मजबूत कवच बनाते हैं जो जीवन भर की स्वतंत्रता को बनाए रखने में सक्षम होता है। अध्याय 6 धन के खेल के नियम। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि पैसा सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करता है, भावनाओं के अनुसार नहीं।
हालांकि लोग अक्सर डर, उत्साह या बाहरी दबाव के आधार पर वित्तीय निर्णय लेते हैं, लेकिन पैसा खुद कुछ निश्चित पैटर्न का पालन करता है। लेखक के अनुसार जो लोग इन पैटर्न को समझते हैं, उन्हें जीवन में महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। वे अब भाग्य, अंतर्ज्ञान या अनुमान पर निर्भर नहीं रहते। इसके बजाय वे जागरूकता, स्पष्टता और रणनीति के साथ धन का खेल खेलते हैं। लेखक यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि धन की दौड़ में सबसे अधिक मेहनत करने वाले नहीं, बल्कि वे लोग जीतते हैं जो यह समझते हैं कि दुनिया में मूल्य का प्रवाह कैसे होता है। कई लोग अपना पूरा जीवन आय के लिए घंटों काम करने में बिता देते हैं, यह मानते हुए कि केवल मेहनत ही समृद्धि की ओर ले जाती है। लेकिन लेखक का सुझाव है कि रणनीति के बिना मेहनत एक जाल बन सकती है। कोई व्यक्ति दशकों तक अथक परिश्रम कर सकता है, और यदि वह धन सृजन के नियमों को नहीं सीखता है तो वह कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। लेखक द्वारा बताए गए प्रमुख नियमों में से एक यह है कि आप जिन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं उन्हें नियंत्रित करना, और जिन चीजों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए तैयारी करना कितना महत्वपूर्ण है। बाजार बदलते रहते हैं, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अवसर भी बदलते रहते हैं। लेखक समझाते हैं कि बाहरी शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास व्यर्थ है। समझदारी भरा तरीका यह है कि एक ऐसी वित्तीय संरचना बनाई जाए जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे। इसमें विविधीकरण, दीर्घकालिक योजना और बाजार के अल्पकालिक उतार चढ़ाव से प्रेरित आवेगपूर्ण निर्णयों से बचना शामिल है। एक और महत्वपूर्ण नियम है सट्टेबाजी और निवेश के बीच अंतर को समझना। कई लोग इन दोनों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। सट्टेबाजी का अर्थ है अनिश्चित परिणामों पर दांव लगाना। निवेश का अर्थ है उन संपत्तियों में पैसा लगाना जिनका मूल्य समय के साथ बढ़ता रहा है। लेखक बताते हैं कि सट्टेबाजी से रोमांच तो आता है, लेकिन इससे स्थायी धन का निर्माण शायद ही कभी होता है। इसके विपरीत निवेश धैर्य, अनुशासन और क्रमिक प्रगति को स्वीकार करने पर निर्भर करता है। जो लोग इस अंतर को नहीं समझते वे अक्सर तेजी से लाभ कमाने की होड़ में लग जाते हैं और अंत में लाभ से कहीं अधिक खो देते हैं। लेखक इसके बाद नुकसान को कम करने के नियम पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वे समझाते हैं कि अनावश्यक नुकसान से बचना उतना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है जितना कि लाभ को अधिकतम करना। उच्च शुल्क, खराब सलाह, आवेगपूर्ण सौदे और भावनात्मक निर्णय चुपचाप धन को नष्ट कर सकते हैं। पूंजी की सुरक्षा सतत विकास की नींव है। लेखक के अनुसार धन के खेल में जोखिम का सम्मान करने वालों को लाभ मिलता है और जोखिम की अनदेखी करने वालों को नुकसान होता है। धनवान बनने के खेल का एक और नियम है समय की शक्ति को समझना। समय एक अदृश्य शक्ति है जो अनुशासित निर्णयों को कई गुना बढ़ा देती है और लापरवाह निर्णयों को उजागर कर देती है। पैसा तभी बढ़ता है जब उसे बिना किसी रुकावट के निवेशित रहने दिया जाए। लेखक बताते हैं कि कई लोग लगातार रणनीति बदलते रहने, डर के मारे प्रतिक्रिया करने या गलत समय पर निवेश निकालने से अपनी ही प्रगति को नुकसान पहुंचाते हैं। धन का निर्माण समय को छोटे, निरंतर योगदानों को महत्वपूर्ण परिणामों में बदलने देने से होता है। इसके बाद वे सही मूल्यों को चुनने के महत्व पर चर्चा करते हैं। धन का खेल केवल वित्तीय रणनीति के बारे में नहीं है, यह आंतरिक सामंजस्य के बारे में भी है। यदि कोई व्यक्ति स्थिरता और दीर्घकालिक विकास की तुलना में प्रतिष्ठा, दिखावट या अल्पकालिक सुख को अधिक महत्व देता है,
तो उसे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि धन के लिए धैर्य, अनुशासन और स्पष्टता पर आधारित मूल्यों का एक समूह आवश्यक है। जब मूल्य असंगत होते हैं तो धन अव्यवस्थित हो जाता है। जब मूल्य संगत होते हैं तो धन तनाव का स्रोत बनने के बजाय एक साधन बन जाता है। इस अध्याय में धन के खेल के मनोवैज्ञानिक नियमों पर भी चर्चा की गई है। मनुष्य भावुक प्राणी हैं और वित्तीय निर्णय अक्सर भय, लालच, तुलना या असुरक्षा से प्रेरित होते हैं। लेखक बताते हैं कि धन पर नियंत्रण पाने के लिए स्वयं पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। इसके लिए पीछे हटकर भावनाओं का अवलोकन करने और आवेग के बजाय रणनीति के आधार पर कार्य करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। लेखक का सुझाव है कि किसी व्यक्ति को मिलने वाले सबसे बड़े लाभों में से एक है भावनात्मक तटस्थता। वित्तीय बाजारों के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेना। इस विचार को संक्षेप में समझाने के लिए वे एक उपमा देते हैं। धन को एक नदी की तरह समझिए। यह प्राकृतिक शक्तियों द्वारा आकारित होकर समय के साथ निरंतर बहती रहती है। जो नदी से लड़ने की कोशिश करते हैं वे थक जाते हैं। जो स्थिर खड़े रहते हैं वे बह जाते हैं। लेकिन जो इसके प्रवाह को समझते हैं वे कुशलता से इसमें यात्रा करना सीख जाते हैं। वे जानते हैं कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है और कब नदी को उन्हें आगे ले जाने देना है। धन का खेल धारा पर विजय पाने के बारे में नहीं है, यह उसकी लय को समझने के बारे में है। अध्याय के अंत में लेखक इस विचार को पुष्ट करते हैं कि धन के नियम गुप्त या विशिष्ट नहीं हैं। ये नियम उन सभी के लिए उपलब्ध हैं जो इनका अध्ययन करने को इच्छुक हैं। कठिनाई नियमों को समझने में नहीं, बल्कि उन्हें निरंतर लागू करने में है। धन का खेल धैर्यवान, अनुशासित और जानकार लोगों को पुरस्कृत करता है। यह किसी को भी खेलने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन यह उन लोगों का पक्ष लेता है जो कार्य करने से पहले सीखते हैं। यह अध्याय पुस्तक में एक गहरा बदलाव लाता है। अब यह केवल वित्त को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, यह उस पर महारत हासिल करने के बारे में है। यह अनिश्चितता को ज्ञान से बदलने और धन के खेल में एक दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे भागीदार के रूप में कदम रखने के बारे में है जो वास्तव में समझता है कि दांव पर क्या लगा है। अध्याय 7 एक ऐसी धन संपत्ति मशीन का निर्माण जो स्वचालित रूप से काम करती है। यह अध्याय पूरी किताब के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक का विश्लेषण करता है। एक ऐसी वित्तीय प्रणाली का निर्माण जो न्यूनतम प्रयास से, मनोदशा, परिस्थितियों या प्रेरणा से स्वतंत्र रूप से काम करती है। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर अपने वित्तीय लक्ष्यों में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि या अनुशासन की कमी नहीं होती, बल्कि वे केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर रहते हैं। इच्छा शक्ति में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन प्रणालियां स्थिर रहती हैं। लेखक के अनुसार दीर्घकालिक धन प्राप्ति का सच्चा मार्ग एक ऐसी वित्तीय प्रणाली का निर्माण करना है जो जीवन के तनावपूर्ण या अनिश्चित होने पर भी विश्वसनीय रूप से कार्य करती रहे। लेखक इस बात की पड़ताल करते हुए शुरुआत करते हैं कि अधिकांश व्यक्ति धन का प्रबंधन कैसे करते हैं। वे प्रेरणा मिलने पर बचत के बारे में सोचते हैं, अतिरिक्त आय होने पर निवेश करते हैं और संकट के समय ही अपने वित्तीय जीवन की समीक्षा करते हैं। यह प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण उनके भविष्य को अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बना देता है। लेखक का सुझाव है कि धनी लोग कुछ मौलिक रूप से अलग करते हैं।
वे सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियों को स्वचालित करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपने दैनिक जीवन से हटा देते हैं। लेखक के अनुसार स्वचालन ही निरंतरता की कुंजी है। जब बचत स्वचालित हो जाती है तो यह खर्च करने की इच्छा से पहले ही हो जाती है। जब निवेश स्वचालित हो जाता है तो संदेह या ध्यान भटकने के समय भी यह आदत बनी रहती है। लेखक बताते हैं कि स्वचालन व्यक्ति को उसके अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाता है। यह इच्छा और क्रिया के बीच एक सेतु का काम करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि धन निरंतर रूप से बढ़ता रहे। यह अध्याय स्वचालन के भावनात्मक लाभों का वर्णन करते हुए विस्तार से बताता है। पैसा तनाव का स्रोत बनने के बजाय स्थिरता का स्रोत बन जाता है। बचत कितनी करनी है, निवेश कहाँ करना है या कब कदम उठाना है, इन सब बातों के बारे में लगातार सोचने के बजाय व्यक्ति अपने सिस्टम पर भरोसा कर सकता है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। इससे मानसिक शांति मिलती है, चिंता कम होती है और लगातार वित्तीय निर्णय लेने का दबाव दूर होता है। लेखक के अनुसार लोग इस बात को कम आंकते हैं कि वे वित्तीय अनिर्णय में कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। स्वचालन उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त कराता है। इसके बाद वे खुद को प्राथमिकता देने की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग हर महीने के अंत में बचे हुए पैसे को बचा लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर बहुत कम बचत होती है। लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, वे इस क्रम को उलट देते हैं। वे आय प्राप्त करने के तुरंत बाद खर्च करने से पहले ही बचत और निवेश में पैसा लगाने की व्यवस्था कर देते हैं। प्राथमिकता में यह सरल बदलाव बचत को गौण विषय से आत्मसम्मान का एक अनिवार्य कार्य बना देता है। इस अध्याय में चर्चा किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू खातों का पृथक्करण है। लेखक का सुझाव है कि जब धन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से विभाजित किया जाता है तो वित्तीय सफलता कहीं अधिक आसान हो जाती है। खर्चों के लिए धन, दीर्घकालिक निवेशों के लिए धन, आपात स्थितियों के लिए धन और विशिष्ट लक्ष्यों के लिए धन को एक ही स्थान पर प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट सीमाएं स्पष्ट व्यवहार को जन्म देती हैं। किसी व्यक्ति को अब यह अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती कि वह किसी चीज का खर्च उठा सकता है या नहीं। संरचना ही उसे बता देती है। अध्याय आगे बढ़ने पर लेखक बताते हैं कि स्वचालित धन प्रणाली स्थिर नहीं होती। यह विकसित हो सकती है और होनी भी चाहिए। आय बढ़ने पर स्वचालित प्रतिशत बढ़ सकता है। लक्ष्य बदलने पर निधियों का आवंटन भी बदल सकता है, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहता है। प्रणाली क्रिया का प्रबंधन करती है और व्यक्ति निगरानी का। यह व्यवस्था भावनात्मक निर्णय लेने को दीर्घकालिक विकास में बाधक बनने से रोकती है। इसके बाद वे स्वचालित निवेश की भूमिका पर चर्चा करते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार की स्थितियों की परवाह किए बिना नियमित अंतराल पर निवेश करना जोखिम को कम करने और प्रतिफल को अधिकतम करने की सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है। यह व्यक्ति को इस भ्रम से बचाता है कि वे बाजार के उतार चढ़ाव को समझ सकते हैं। इसके बजाय वे लगातार निवेश करते हैं, जिससे समय और स्थिरता उनके पक्ष में काम करते हैं। लेखक के अनुसार इस रणनीति ने भावनात्मक निवेशकों के अप्रत्याशित व्यवहार को बार बार मात दी है। यह अध्याय वित्तीय जड़ता की चर्चा के साथ और भी गहन हो जाता है। एक बार कोई प्रणाली गति में आ जाए तो वह गति में ही बनी रहती है।
लेखक बताते हैं कि स्वचालित प्रणालियां एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। जब प्रगति सहजता से होती है तो व्यक्ति द्वारा उसमें बाधा डालने की संभावना कम हो जाती है। प्रलोभन से लड़ने या अनुशासन पर निर्भर रहने के बजाय यह प्रणाली चुपचाप महीनों और वर्षों तक अच्छे वित्तीय व्यवहार को सुदृढ़ करती रहती है। एक उपमा इस बात को स्पष्ट रूप से समझाती है। लेखक स्वचालित धन प्रणाली की तुलना नदी की सिंचाई प्रणाली से करते हैं। जब पानी को अनियमितता के बजाय योजनाबद्ध तरीके से निर्देशित किया जाता है तो वह भूमि को निरंतर पोषण देता है, विकास पूर्वानुमानित हो जाता है, स्थिरता स्वाभाविक हो जाती है। बिना किसी संरचना के वही पानी कुछ क्षेत्रों में बाढ़ ला देता है और अन्य क्षेत्रों को सूखा देता है। धन भी इसी तरह व्यवहार करता है। बिना मार्गदर्शन के यह अप्रत्याशित दिशाओं में फैलता है। सही प्रणाली के साथ यह किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को उल्लेखनीय विश्वसनीयता के साथ बनाए रखता है। अध्याय का समापन इस बात पर जोर देते हुए होता है कि स्वचालन केवल धनी लोगों के लिए उपलब्ध विलासिता नहीं है। यह हर आय वर्ग के व्यक्ति के लिए जीवन के हर चरण में उपलब्ध एक साधन है। लेखक का सुझाव है कि जितनी जल्दी कोई व्यक्ति स्वचालित धन प्रणाली का निर्माण करता है उतनी ही जल्दी वह वित्तीय तनाव से मुक्त हो जाता है। स्थिरता पूर्णता से नहीं बल्कि इरादे से उत्पन्न होती है, ऐसा इरादा जो उन प्रणालियों के माध्यम से व्यक्त होता है जो प्रारंभिक प्रयास के बाद भी लंबे समय तक सेवा प्रदान करती रहती हैं। यह अध्याय वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है। यह प्रयास से संरचना, प्रेरणा से निरंतरता और अनिश्चितता से पूर्वानुमान की ओर ध्यान केंद्रित करता है। लेखक का संदेश स्पष्ट है। एक स्वचालित रूप से काम करने वाली धन संपत्ति प्रणाली किसी व्यक्ति द्वारा अपने भविष्य को दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपहार है। अध्याय 8 वित्तीय सलाह की वास्तविक लागत को समझना। इस अध्याय में लेखक पाठकों का ध्यान एक ऐसे सत्य की ओर आकर्षित करते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सभी वित्तीय सलाह एक जैसी नहीं होती। जहां कई लोग अपने वित्तीय निर्णयों के लिए सलाहकारों, संस्थानों और विशेषज्ञों पर भरोसा करते हैं, वहीं लेखक बताते हैं कि इस निर्भरता के कुछ छिपे हुए नुकसान भी हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चुपचाप हर साल धन को कम करते जाते हैं। लेखक के अनुसार वित्तीय जगत में सबसे बड़ा खतरा गलत निवेश करना नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक परिणामों को समझे बिना गलत सलाह पर भरोसा करना है। अध्याय की शुरुआत प्रोत्साहनों के विश्लेषण से होती है। लेखक बताते हैं कि प्रत्येक वित्तीय सलाहकार, ब्रोकर या संस्था प्रोत्साहनों की एक प्रणाली के अंतर्गत कार्य करती है। कुछ अपने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हैं, जबकि कई ऐसा नहीं करते। लोग मानते हैं कि सलाहकार स्वतः ही योग्य, नैतिक और ग्राहक के हित में कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन वास्तविकता में कई सलाहकार कमीशन, शुल्क या उत्पाद आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से मुआवजा पाने वाले विक्रेता होते हैं, जिनसे उन्हें सहायता चाहने वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक लाभ होता है। लेखक का सुझाव है कि अपनी संपत्ति की रक्षा करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए प्रोत्साहनों को समझना आवश्यक है। जब कोई सलाहकार कुछ वित्तीय उत्पादों को बेचकर अधिक लाभ कमाता है, तो उसके द्वारा दी जाने वाली सलाह उन लाभों से प्रभावित हो जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सलाहकार का इरादा नुकसान पहुंचाना है। इसका अर्थ यह है कि वह एक ऐसी संरचना में भाग ले रहा है जो उसे ऐसे निर्णय
लेने के लिए प्रेरित करती है, जो व्यक्ति के लाभ के बजाय व्यवस्था के लाभ के लिए हो। वे इस विचार को और विस्तार से समझाते हैं कि कैसे छोटी छोटी फीस के भी लंबे समय में बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। देखने में हानिरहित लगने वाली वार्षिक प्रबंधन फीस भी दशकों में निवेशक के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप खा सकती है। लेखक इसे एक खामोश निकासी बताते हैं। निवेशक को शायद कभी इस गायब हुए पैसे का पता ही न चले, क्योंकि यह धीरे धीरे गायब हो जाता है, विवरणों, प्रतिशत और जटिलता में छिपा रहता है। लेखक के अनुसार कम फीस वाली निवेश रणनीति और अधिक फीस वाली रणनीति के बीच का अंतर जीवन भर में लाखों डॉलर तक पहुंच सकता है, कभी कभी तो करोड़ों तक भी। यह अध्याय वित्तीय सलाह लेते समय वित्तीय साक्षरता के महत्व को दर्शाता है। जो लोग पैसे की बुनियादी बातों को नहीं समझते, वे अक्सर सलाहकारों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि वित्त की दुनिया उन्हें डरावनी लगती है। लेकिन लेखक समझाते हैं कि सशक्तिकरण जागरूकता से शुरू होता है। किसी व्यक्ति को विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस इतनी समझ होनी चाहिए कि वे यह मूल्यांकन कर सकें कि उन्हें मिल रहा मार्गदर्शन उनके लक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं। वे न्यासी उत्तरदायित्व की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। एक न्यासी कानूनी रूप से ग्राहक के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए बाध्य होता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सभी सलाहकार इस दायित्व का पालन नहीं करते। कई सलाहकार ढीले मानकों के तहत काम करते हैं, जिससे वे केवल उपयुक्त उत्पादों की अनुशंसा कर सकते हैं, भले ही वे सर्वोत्तम न हो। यह अंतर भले ही सूक्ष्म प्रतीत हो, लेकिन समय के साथ यह किसी व्यक्ति के वित्तीय भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस अंतर को बेहतर ढंग से समझाने के लिए लेखक एक उपमा का प्रयोग करते हैं। वे वित्तीय सलाहकारों की तुलना नाविकों से करते हैं। एक नाविक यात्री को सुरक्षित रूप से उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध होता है और यात्री के हित को सर्वोपरि मानता है। दूसरा नाविक अपने नियोक्ता के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, भले ही इसके लिए उसे लंबे रास्ते, जोखिम भरे मोड़ या अनावश्यक पड़ाव ही क्यों न लेने पड़े। दोनों जानकार प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में यात्री के हित में केवल एक ही काम करता है। लेखक आगे बताते हैं कि भावनात्मक कमजोरी किस प्रकार खराब वित्तीय निर्णयों में भूमिका निभाती है। अनिश्चितता के समय में, जैसे कि बाजार में गिरावट, नौकरी छूटना या भय फैलाने वाली खबरों के दौर में, लोग अक्सर आश्वासन के लिए बेचैन हो जाते हैं। वे स्पष्टता की बजाय सांत्वना पाने के लिए सलाहकारों की ओर रुख करते हैं। लेखक का सुझाव है कि भावनात्मक निर्भरता ऐसी सलाह का द्वार खोल सकती है जो क्षणिक रूप से तो सुकून देती है, लेकिन लंबे समय में महंगी साबित होती है। वास्तविक वित्तीय निपुणता के लिए आश्वासन और ठोस रणनीति के बीच अंतर करने की क्षमता आवश्यक है। यह अध्याय पारदर्शिता पर चर्चा के साथ और भी गहन हो जाता है। लेखक का तर्क है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसके पैसे का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, सलाहकारों को कितना भुगतान मिलता है और उनसे कितनी फीस ली जा रही है। वे सीधे सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें कौन कौन सी फीस शामिल है? आपको भुगतान कैसे किया जाता है? क्या कोई सस्ते विकल्प उपलब्ध हैं? क्या आप एक न्यासी के रूप में कार्य करते हैं? लेखक बताते हैं कि इन सवालों को पूछने में झिझक इस धारणा से उपजी है कि पैसा एक जटिल मामला है, लेकिन इन सवालों के जवाब वर्षों की वित्तीय वृद्धि को सुरक्षित रख सकते हैं।
वे वित्तीय उद्योग को एक भूल भुलैया के रूप में वर्णित करते हैं। कई रास्ते आशाजनक प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें से कुछ ही दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाते हैं। सलाहकार मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे यात्री के लक्ष्यों के अनुरूप हों। अनुरूपता के बिना भूल भुलैया खतरनाक हो जाती है, जो अवसरों के रूप में छिपे अदृश्य जालों से भरी होती है। यह अध्याय एक सशक्त एहसास के साथ समाप्त होता है। वित्तीय सलाह की कीमत केवल शुल्क में नहीं मापी जाती, इसे विश्वास, समय और निर्णयों के संचयी प्रभाव में मापा जाता है। लेखक के अनुसार वह सलाह जो धीरे धीरे धन को नष्ट करती है, एक खराब निवेश से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह व्यक्ति के वित्तीय जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है और चुपचाप उसकी जानकारी के बिना उसके भविष्य को आकार देती है। लेखक पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे वित्तीय सलाह को विवेकपूर्ण तरीके से लें, न कि संदेह से। अच्छे सलाहकार मौजूद हैं, प्रभावी मार्गदर्शन भी मौजूद है, लेकिन इसका चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग में न केवल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, बल्कि सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है, उन प्रणालियों से सुरक्षा जो भ्रम और निर्भरता से लाभ उठाती हैं। जब कोई व्यक्ति स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ सलाह का मूल्यांकन करना सीख जाता है, तो वह अपने वित्तीय भविष्य पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अध्याय 9 वित्तीय स्वतंत्रता की आजादी। यह अध्याय इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो धन को समझने से हटकर उस जीवन को समझने पर केंद्रित करता है जिसे धन संवारने में सहायक हो सकता है। लेखक बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल बचत, निवेश और रणनीतिक निर्णय लेने का परिणाम नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक मुक्ति है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति बाहरी शक्तियों, नौकरी, बाजार, संस्थाएं या परिस्थितियां पर निर्भर रहना बंद कर देता है और स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ जीना शुरू करता है। लेखक एक आम गलतफहमी को दूर करते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता एक निश्चित उम्र तक पहुंचने, एक निश्चित राशि की बचत करने या नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होती है। लेकिन लेखक बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल संख्यात्मक उपलब्धियों से कहीं अधिक गहरी है। यह पहचान में एक बदलाव है। यह इस बात का एहसास है कि अब आपके दिन आर्थिक भय से नियंत्रित नहीं होते। यह वह शांत आत्मविश्वास है कि आप आवश्यकता के बजाय मूल्यों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। लेखक के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता 2 आधारों पर टिकी है: सक्रिय श्रम के बिना अपनी जीवन शैली को बनाए रखने की क्षमता और उस आधार पर भरोसा करने की भावनात्मक तत्परता। पहला तत्व गणितीय है, जबकि दूसरा मनोवैज्ञानिक। कई व्यक्ति इतना पैसा जमा कर लेते हैं कि वे सुरक्षित महसूस करें, फिर भी वे उन्हीं चिंताओं के साथ जीते रहते हैं जो उनके पास कुछ न होने पर थीं। लेखक का सुझाव है कि स्वतंत्रता केवल धन से ही प्राप्त नहीं होती। यह धन के साथ अपने संबंध को समझने से प्राप्त होती है। वे बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा लोगों के समय के प्रति दृष्टिकोण को बदल देती है। जब आय काम के घंटों से अलग हो जाती है, तो समय का स्वरूप बदलने लगता है। घंटे अब जीवन यापन के लिए लेन देन का साधन नहीं रह जाते। वे उद्देश्य, रचनात्मकता, योगदान या विश्राम के साधन बन जाते हैं। लेखक के अनुसार वित्तीय दायित्वों से मुक्त होने पर समय व्यक्ति के जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति बन जाता है। यह अध्याय वित्तीय स्वतंत्रता के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन करता है।
हर अवसर का पीछा करने या हर असफलता के भय से मुक्त होने पर व्यक्ति अधिक विवेकशील हो जाता है। वह वेतन के बजाय संतुष्टि के आधार पर काम चुनता है। वह सुविधा के बजाय प्रामाणिकता के आधार पर रिश्ते चुनता है। वह तात्कालिकता के बजाय अर्थपूर्ण लक्ष्यों का चयन करता है। लेखक बताते हैं कि स्वतंत्रता विकल्पों को प्रतिक्रियात्मक से सचेत रूप में परिवर्तित करती है। इसके बाद वे यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए तैयारी आवश्यक है, पूर्णता नहीं। कई लोग धन प्राप्ति के अपने प्रयास को टाल देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसके लिए असाधारण संसाधनों या त्रुटिहीन अनुशासन की आवश्यकता है। लेकिन लेखक का सुझाव है कि स्वतंत्रता पूर्णता का परिणाम नहीं है। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप निरंतर लिए गए निर्णयों का संचय है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले लोग अक्सर अनिश्चितता, सीमित साधनों या यहां तक कि ऋण से शुरुआत करते हैं। अंतर केवल इतना है कि वे इस प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध रहे। इसके बाद अध्याय स्वतंत्रता के भावनात्मक पहलू पर केंद्रित होता है। लेखक बताते हैं कि कैसे कई लोग अपनी पहचान को अपने काम, आमदनी या संपत्ति से जोड़ लेते हैं। जब ये बाहरी तत्व आत्मसम्मान का आधार बन जाते हैं, तो आर्थिक तनाव अस्तित्वगत तनाव में बदल जाता है। लेकिन स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी पहचान को आमदनी से अलग करने की अनुमति देती है। यह उन्हें पैसे को अपने मूल्य का प्रतिबिंब मानने के बजाय एक साधन के रूप में देखने में सक्षम बनाती है। लेखक के अनुसार यह बदलाव किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाले सबसे गहन मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों में से एक है। इस बदलाव को समझाने के लिए वे एक उपमा का प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक संकरे गलियारे में खड़ा है, जहां एक टिमटिमाते दीपक की रोशनी है। उसे लगता है कि यही गलियारा उसकी दुनिया का एकमात्र हिस्सा है। लेकिन जब आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो यह गलियारा एक विशाल खुले परिदृश्य में बदल जाता है। यहाँ सांस लेने, घूमने फिरने और अपनी पसंद चुनने की जगह है। आर्थिक स्वतंत्रता दीपक नहीं है, यह दीवारों का हट जाना है। लेखक आगे बताते हैं कि स्वतंत्रता किस प्रकार जोखिम के साथ एक नया संबंध स्थापित करती है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से तंगी में होता है, तो छोटे छोटे जोखिम भी खतरनाक प्रतीत होते हैं। लेकिन जब वह सुरक्षित होता है, तो जोखिम अवसर बन जाते हैं। वह व्यवसाय शुरू कर सकता है, अपने शौक पूरे कर सकता है या रचनात्मक छलांग लगा सकता है, बिना असफलता के डर के। स्वतंत्रता जोखिम को समाप्त नहीं करती, बल्कि जोखिम को देखने का नजरिया बदल देती है। यह उसे खतरे से संभावना में बदल देती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उपहार विलासिता नहीं, बल्कि नियंत्रण है। यह व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन जीने की अनुमति देता है, न कि परिस्थितियों द्वारा निर्धारित जीवन। यह उन्हें उन चीजों को ना कहने की क्षमता प्रदान करता है जो उन्हें थका देती हैं, और उन चीजों को हाँ कहने की क्षमता देता है जो उन्हें उत्साहित करती हैं। यह उन्हें अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने भविष्य पर स्वामित्व प्रदान करता है। यह अध्याय एक सशक्त अंतर्दृष्टि के साथ समाप्त होता है। वित्तीय स्वतंत्रता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह एक शुरुआत है। यह एक ऐसे जीवन का आरंभ बिंदु है जिसमें व्यक्ति बिना किसी समझौते के अर्थपूर्ण जीवन, बिना किसी भय के विकास और बिना किसी सीमा के अपने सपनों को साकार कर सकता है। लेखक के अनुसार
स्वतंत्रता वह क्षण है जब धन जीवन का चालक बनना बंद कर देता है और उसे सहारा देने वाला एक शांत इंजन बन जाता है। यह अध्याय पाठक को यात्रा के अंतिम चरण के लिए तैयार करता है, जहां ज्ञान परिवर्तन में बदल जाता है और रणनीति विरासत बन जाती है। अध्याय 10 एक अडिग निवेशक बनना। यह अध्याय पैसे को समझने से हटकर निवेश से जुड़े भावनात्मक पहलुओं पर महारत हासिल करने की ओर ध्यान केंद्रित करता है। लेखक बताते हैं कि निवेशक बनना मुख्य रूप से सही संपत्तियों का चयन करने या बाजार के रुझानों का अनुमान लगाने के बारे में नहीं है। यह अनिश्चितता के समय स्थिर रहने के लिए पर्याप्त मजबूत मानसिकता विकसित करने के बारे में है। लेखक के अनुसार दीर्घकालिक संपत्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा बाजार की अस्थिरता नहीं, बल्कि भावनात्मक अस्थिरता है। लेखक एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करते हुए शुरुआत करते हैं। बाजार का उतार चढ़ाव उसके प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। हालांकि औसत निवेशक इन उतार चढ़ावों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। जब बाजार ऊपर चढ़ते हैं तो वे आत्मविश्वास से भरे, यहां तक कि अजेय महसूस करते हैं। जब बाजार गिरते हैं तो वे घबरा जाते हैं और सबसे खराब समय पर पैसा निकाल लेते हैं। लेखक का सुझाव है कि यह भावनात्मक पैटर्न बाजार में आई किसी भी गिरावट से कहीं अधिक धन का नुकसान करता है। अडिग बनने के लिए व्यक्ति को भावनात्मक शोर से खुद को अलग करना होगा और दीर्घकालिक समझ में खुद को स्थिर करना होगा। वे बताते हैं कि वित्तीय उद्योग भय और उत्तेजना पर पनपता है। समाचार माध्यम अस्थिरता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं क्योंकि भय ध्यान आकर्षित करता है और उत्तेजना अटकलों को हवा देती है। लेकिन लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सफल निवेश के लिए इन बाहरी कारकों को नजरअंदाज करना आवश्यक है। उनके अनुसार एक निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव को उसी तरह देखना चाहिए जैसे एक अनुभवी नाविक हवा को देखता है, डरने की चीज नहीं, बल्कि दिशा तय करने के लिए एक प्राकृतिक शक्ति। यह अध्याय दीर्घकालिक दृष्टिकोण के महत्व पर विस्तार से चर्चा करता है। लेखक बताते हैं कि धन का निर्माण सही समय पर निवेश करने से नहीं, बल्कि बाजार में लंबे समय तक बने रहने से होता है। दशकों के परिप्रेक्ष्य में देखने पर गंभीर मंदी भी तेजी से बढ़ते बाजार में अस्थायी गिरावट के समान प्रतीत होती है। जो लोग निवेशित रहते हैं वे धन बढ़ाते हैं। जो लोग घबराकर बाजार से बाहर निकल जाते हैं वे अपना भविष्य बर्बाद कर देते हैं। लेखक का सुझाव है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण भय को धैर्य में और धैर्य को समृद्धि में बदल देता है। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए लेखक भावनात्मक सीमा की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। हर निवेशक की एक सीमा होती है, वह क्षण जब डर अत्यधिक हावी हो जाता है। इस सीमा को समझना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग उच्च अस्थिरता को सहजता से सहन कर लेते हैं, अन्य नहीं। लेखक बताते हैं कि पोर्टफोलियो में वित्तीय लक्ष्यों के साथ साथ भावनात्मक क्षमता भी झलकनी चाहिए। जब निवेशक अपनी जोखिम सहनशीलता के अनुरूप निवेश करते हैं तो उनके आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने की संभावना बहुत कम हो जाती है। वे विविधीकरण की शक्ति पर भी चर्चा करते हैं। विविधीकरण केवल एक रणनीति नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी है। जब निवेश विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, क्षेत्रों और उद्योगों में फैला होता है तो मंदी का सामना करना आसान हो जाता है। लेखक बताते हैं कि विविधीकरण भावनात्मक प्रभाव को कम करता है क्योंकि एक क्षेत्र में होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरे क्षेत्र में स्थिरता या लाभ से हो जाती है। यह
संतुलन घबराहट को कम करता है और दीर्घकालिक लचीलेपन को मजबूत करता है। यह अध्याय निवेश के सबसे अनदेखे कौशलों में से एक, यानी निष्क्रियता की क्षमता पर प्रकाश डालता है। लेखक के अनुसार निष्क्रियता अक्सर निरंतर सक्रियता से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। कई निवेशक बाजार की हर हलचल पर प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य महसूस करते हैं, यह मानते हुए कि सक्रियता ही प्रगति है। लेकिन लेखक समझाते हैं कि अनावश्यक सक्रियता अक्सर गलतियों की ओर ले जाती है। सच्ची महारत इस बात में निहित है कि कब स्थिर रहना है, कब व्यवस्था पर भरोसा करना है और कब समय को अपना काम करने देना है। इस अवधारणा को समझाने के लिए वे एक उपमा का प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पेड़ जंगल में उग रहा है। उसकी वृद्धि निरंतर होती है, लेकिन अदृश्य होती है। यदि कोई प्रतिदिन उसकी शाखाओं को खींचकर उसे तेजी से बढ़ाने का प्रयास करे, तो वह उसे केवल नुकसान ही पहुंचाएगा। धन भी इसी प्रकार व्यवहार करता है, बिना किसी बाधा के। यह चुपचाप और स्थिर रूप से बढ़ता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि एक दृढ़ निश्चयी निवेशक वृद्धि की स्वाभाविक गति का सम्मान करता है। यह अध्याय अतिरिक्त शुल्क और करों को समाप्त करने के महत्व पर विस्तार से चर्चा करता है। लेखक बताते हैं कि शुल्कों में मामूली कमी भी दीर्घकालिक लाभ को काफी हद तक बढ़ा सकती है। अनावश्यक वित्तीय बाधाओं को कम करके निवेशक अपनी संपत्ति की नींव को मजबूत करते हैं। लेखक के अनुसार एक दृढ़ निश्चयी निवेशक केवल लाभ की तलाश नहीं करता, बल्कि वह अपने लाभ को हानि से भी बचाता है। इसके बाद वे किसी भी निवेशक के लिए उपलब्ध सबसे बड़े लाभों में से एक, यानी उद्देश्य की निश्चितता पर चर्चा करते हैं। जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि वह निवेश क्यों कर रहा है, चाहे वह स्वतंत्रता, पारिवारिक सुरक्षा या भविष्य की स्थिरता के लिए हो, तो उसके क्षणिक परिस्थितियों से प्रभावित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उद्देश्य एक भावनात्मक सहारा बन जाता है। यह बाजार में उथल-पुथल के समय स्पष्टता प्रदान करता है और संदेह उत्पन्न होने पर आत्मविश्वास जगाता है। अध्याय का समापन एक सशक्त संदेश के साथ होता है। एक अडिग निवेशक बनने के लिए असाधारण बुद्धिमत्ता या विशिष्ट लोगों तक पहुंच की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए भावनात्मक अनुशासन, रणनीतिक संरचना और दूसरों के अभिभूत होने पर भी शांत रहने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। लेखक के अनुसार अडिगता कोई वित्तीय गुण नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक गुण है। जब इसे विकसित किया जाता है, तो यह जीवन भर का लाभ बन जाता है, जो अस्थिरता को खतरे से अवसर में बदल देता है। यह अध्याय अगले चरण के लिए मानसिक आधार का काम करता है, जहां वित्तीय निपुणता केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्शन बन जाती है जो व्यक्ति के शेष जीवन का मार्गदर्शन करती है। अध्याय 11 एक विरासत के रूप में आपका वित्तीय जीवन। इस अंतिम अध्याय में लेखक रणनीति से हटकर सार्थकता की ओर मुड़ते हैं। वे समझाते हैं कि धन पर महारत हासिल करने का अंतिम उद्देश्य न तो संचय है, न ही प्रतिष्ठा, और न ही अंतहीन सुख सुविधाओं की खोज। इसका सच्चा उद्देश्य विरासत छोड़ना है। लेखक के अनुसार वित्तीय महारत तभी पूर्ण होती है जब यह व्यक्तिगत सुरक्षा से विकसित होकर कुछ ऐसा बन जाए जो जीवन को प्रभावित करे, भविष्य को आकार दे और एक ऐसा प्रभाव छोड़े जो व्यक्ति के जीवन काल के बाद भी लंबे समय तक बना रहे। अध्याय की शुरुआत विरासत के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करने से होती है। कई लोग विरासत को बड़ी संपत्ति, धर्मार्थ संस्थाओं या पैतृक धन से जोड़ते हैं,
लेकिन लेखक का सुझाव है कि विरासत का दायरा इससे कहीं अधिक व्यापक है। विरासत वह उदाहरण है जो आप स्थापित करते हैं। यह वह वित्तीय व्यवहार है जिसे आपके बच्चे देखते हैं। यह अनुशासन और जिम्मेदारी की वह मानसिकता है जिसे आप आगे बढ़ाते हैं। यह वह भावनात्मक स्थिरता है जो आप अपने जीवन से वित्तीय अव्यवस्था को दूर करके प्राप्त करते हैं। लेखक बताते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति कभी कोई बड़ी दौलत न छोड़े, फिर भी वह ज्ञान, अनुशासन और अवसर छोड़ सकता है। ये ऐसे उपहार हैं जो पीढ़ियों तक बढ़ते रहते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि विरासत की शुरुआत मूल्यों की स्पष्टता से होती है। लेखक समझाते हैं कि हर वित्तीय निर्णय किसी व्यक्ति की वास्तविक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। लोग भले ही परिवार, स्वतंत्रता, योगदान या विकास को महत्व देते हों, लेकिन उनकी खर्च करने की आदतें, बचत योजनाएं और निर्णय उनके वास्तविक मूल्यों को उजागर करते हैं। वित्तीय व्यवहार को मूल मूल्यों के अनुरूप ढालना एक सार्थक विरासत बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह सुनिश्चित करता है कि पैसा पहचान को विकृत करने के बजाय उसे संवारने का काम करे। यह अध्याय वित्तीय स्वतंत्रता के दीर्घकालिक प्रभाव पर चर्चा करते हुए विस्तार से बताता है। जब कोई व्यक्ति स्थिरता प्राप्त कर लेता है तो वह अगली पीढ़ी को भय और अभाव नहीं देता। इसके बजाय वह आत्मविश्वास देता है, वह समझ देता है, वह यह विश्वास देता है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक सपना नहीं है, यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। लेखक के अनुसार परिवार में वित्तीय चिंता के चक्र को तोड़ना एक व्यक्ति की सबसे बड़ी विरासत में से एक है। यह भावी पीढ़ियों के शिक्षा, जोखिम, अवसर और लचीलेपन के प्रति दृष्टिकोण को बदल देता है। इसके बाद वे योगदान की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। लेखक समझाते हैं कि आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाने पर व्यक्ति का ध्यान स्वाभाविक रूप से बाहरी दुनिया की ओर केंद्रित हो जाता है। वे सोचने लगते हैं कि वे दूसरों का उत्थान कैसे कर सकते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों में कैसे सहयोग कर सकते हैं और अपने संसाधनों का उपयोग करके स्थायी प्रभाव कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। योगदान अपने आप में एक प्रकार का धन बन जाता है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को समृद्ध करता है। लेखक के अनुसार धन का सबसे गहरा अर्थ तब मिलता है जब इसका उपयोग स्वयं से परे दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह अध्याय मार्गदर्शन के विचार पर केंद्रित है। वित्तीय दक्षता व्यक्ति को दूसरों का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाती है, अमूर्त सिद्धांतों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से। लेखक का सुझाव है कि ज्ञान साझा करना उदारता का एक शक्तिशाली रूप है। जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय, अपने बच्चों या किसी ऐसे व्यक्ति को जो धन के कामकाज को समझना चाहता है, सिखाता है, तो वह सशक्तिकरण की लहरें पैदा करता है। ज्ञान धन से कहीं अधिक तेजी से फैलता है। एक अंतर्दृष्टि किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकती है। लेखक इसके बाद विरासत के भावनात्मक पहलू पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि कई लोग पैसे के बारे में बात करने से डरते हैं। वे परिवार, जीवन साथी या बच्चों के साथ इस विषय पर बात करने से बचते हैं क्योंकि यह तनावपूर्ण या असहज लगता है। लेकिन लेखक का तर्क है कि पैसे के बारे में चुप्पी असुरक्षा को बढ़ावा देती है। खुलकर बातचीत, साझा योजनाएं और पारदर्शी समझ विश्वास पैदा करती हैं और चिंता को कम करती हैं। भावनात्मक खुलापन विरासत का हिस्सा बन जाता है।
जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसा एक वर्जित विषय के बजाय एक साधन बन जाए। वे अपने संदेश को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक उपमा का प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि दूर समुद्र तट पर एक प्रकाश स्तंभ है। इसका उद्देश्य स्वयं उस भूमि को रोशन करना नहीं है। इसका उद्देश्य दूसरों को अंधेरे में सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करना है। लेखक बताते हैं कि वित्तीय निपुणता भी यही कार्य करती है। यह व्यक्ति को अपने परिवार या समुदाय में एक स्थिर शक्ति बनने में सक्षम बनाती है। उनका अनुशासन मार्गदर्शन बन जाता है। उनकी स्पष्टता दिशा बन जाती है। उनकी प्रणालियां उदाहरण बन जाती हैं। उनके कार्य दूसरों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसका वे अनुसरण कर सकते हैं। अध्याय के समापन के करीब आते ही लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि विरासत का माप पैमाने से नहीं बल्कि प्रभाव से होता है। एक संयमित लेकिन सुव्यवस्थित वित्तीय जीवन एक खर्चीले लेकिन अस्थिर जीवन की तुलना में कहीं अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। संगठित, संरक्षित और समझी गई संपत्ति स्थायी होती है। कुप्रबंधित या गलत समझी गई संपत्ति नष्ट हो जाती है। लेखक के अनुसार वित्तीय साक्षरता की विरासत अक्सर किसी भी भौतिक विरासत से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। पुस्तक का अंतिम संदेश सशक्तिकरण पर केंद्रित है। लेखक समझाते हैं कि धन पर महारत हासिल करना अंततः स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करने के बारे में है। इसका अर्थ है परिस्थितियों से प्रभावित होने से इनकार करना और ज्ञान और अनुशासन के माध्यम से परिस्थितियों को आकार देना। जब कोई व्यक्ति धन के तंत्र को समझ लेता है तो उसे अनिश्चितता से कोई खतरा महसूस नहीं होता। वह अपने भाग्य का सक्षम भागीदार बन जाता है। अध्याय का समापन इस बात की याद दिलाते हुए होता है कि वित्तीय निपुणता की यात्रा कोई क्षणिक प्रयास नहीं है। यह एक आजीवन संबंध है जो स्पष्टता, व्यवस्थित प्रणालियों, धैर्य और निरंतर सीखने के माध्यम से बनता है। लेखक पाठक को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि उनमें न केवल अपने लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की क्षमता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी शक्ति प्रदान करने की भी क्षमता है। अंत में लेखक बताते हैं कि पैसा लक्ष्य नहीं है, स्वतंत्रता लक्ष्य है, स्थिरता लक्ष्य है, प्रभाव लक्ष्य है। और जब ये लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो किसी व्यक्ति का वित्तीय जीवन केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं अधिक बन जाता है। यह एक ऐसी विरासत बन जाती है जो उन सभी लोगों के जीवन में रचीब-सी होती है जो उनकी बुद्धिमत्ता, उनके निर्णयों और उनके उदाहरण से प्रभावित होते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से यात्रा करते हुए एक अटल सत्य सामने आता है। वित्तीय निपुणता कुछ ही लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। वित्तीय निपुणता का अर्थ धनवान बनना नहीं है। इसका अर्थ है अडिग होना। इसका अर्थ है स्पष्टता, स्थिरता और नियंत्रण पर आधारित जीवन का निर्माण करना। एक ऐसा जीवन जहां धन आपकी सेवा करे, न कि इसके विपरीत। एक ऐसा जीवन जहां आपके निर्णय उद्देश्य से प्रेरित हों, न कि भय से। एक ऐसा जीवन जहां आपके आज के कर्म कल के लिए स्वतंत्रता का निर्माण करें। यह वह यात्रा है जिसे लेखक आपको जारी रखने के लिए आमंत्रित करता है, एक ऐसी यात्रा जो आपके निर्णयों द्वारा आकारित भविष्य की ओर ले जाती है, आपकी समझ से मजबूत होती है और आपके द्वारा निर्मित की जाने वाली विरासत से समृद्ध होती है।